Good morning, students. As I told you, 1/4 part of the essay, The Trumpet Club, written by Richard Steele. I'll continue today remaining part of this essay. Now we will see. For my own part, I am esteemed among them because they see I am something respected by others. Though at the same time I understand by their behavior that I am considered by them as a man of great deal of learning. So now he has already described about the 4 members of the club. We have seen that this trumpet club is very imaginary club, or when this author going to bed, before going to bed he used to converse with these 5 members of the including him in the trumpet club. सोने से पहले वो ट्रम्पेट क्लब में जा करके अपने ट्रम्पेट क्लब के जो लेखक को मिला करके 5 मेंबर्स थे उनमें कन्वर्सेशन करता था, और कन्वर्सेशन बहुत कॉमन होती थी. देयर वाज नो डिफरेंस इन ईच डे. सो इसमें से अब कह रहा है कि 4 जो मेंबर्स थे उनके बारे में उसने बता दिया कि वो कौन थे और क्या डिस्कस करते थे. अब 5वां अपना खुद है, तो कह रहा है फॉर माई ओन पार्ट. अब मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो आई एम स्टीम्ड एमंग देम. मैं उन सब में बहुत ज़्यादा, स्टीम्स मीन्स रिस्पेक्टेड, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड समझा जाता था. क्यों? बिकॉज दे सी, वो जो ट्रम्पेट क्लब के मेंबर्स थे वो मानते थे कि आई एम समथिंग रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, कि मुझे दूसरों की कंपैरिजन में ज़्यादा मैं रिस्पेक्टेड था, ऐसा दे कंसीडर टू मी. दो एट द टाइम, उसी टाइम आई अंडरस्टैंड बाय देयर बिहेवियर, क्योंकि मैं उनके बिहेवियर से समझ जाता था कि वो मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे ज़्यादा कद्र करते हैं. एंड आई एम कंसीडर्ड बाय देम एज ए मैन ऑफ ग्रेट डील ऑफ लर्निंग. और वो लोग मुझे कंसीडर करते थे कि मुझे रिस्पेक्ट देते थे कि मैं आई वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट डील ऑफ लर्निंग. मैं बहुत बड़ा स्कॉलर, फिलोसफर, विद्वान, वाइज मैन हूँ, बट नो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. मुझे बुकिश नॉलेज बहुत है, ऐसा वो मानते थे कि आई एम ए मैन ऑफ ग्रेट डील ऑफ लर्निंग. मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बट नो नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड. मुझे इस दुनिया का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा है. क्योंकि मैं जब भी वो लोग कुछ कन्वर्सेशन होता था, कोई पॉइंट आता था, तो लेखक कह रहा है कि मैं बुक को रिफ़र करते हुए उनको उस पॉइंट को क्लियर करता था. इसलिए उनका मानना था कि मैं ज्ञानी तो बहुत था, नॉलेजेबल बहुत था, बट मुझे दुनिया का वास्तविक ज्ञान नहीं था. इन सो मच दैट द मेजर समटाइम्स इन द हाइट ऑफ हिज मिलिट्री प्राइड, और इस कारण जो मेजर थे वो अपनी मिलिट्री प्राइड की हाइट से मुझे कॉल्स मी फिलोसफर, वो लोग मुझे फिलोसफर भी कहते थे. वो लोग मुझे इतना रिस्पेक्ट देते थे कि नाउ अब पोइट अपने बारे में वो बता रहा है कि वो हमें इतना रिस्पेक्ट देते थे कि कभी कभी वो मुझे फ़िलासफ़र भी कहते थे. ऐसा उनका परसेप्शन था मेरे बारे में कि मैं एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र हूँ. एंड जो सर जॉफ्री थे, नो लॉन्गर एगो देन लास्ट नाइट अपॉन द डिस्प्यूट व्हाट डे ऑफ मंथ इट वाज देन इन हॉलैंड. अब डिस्कशन चल रहा था, आपस में कन्वर्सेशन चल रहा था, तो अब सर जॉफ्री जी जो बात कर रहे थे तो कह रहे हैं कि वो लास्ट नाइट डिस्कशन कर रहे थे किसके बारे में, कि व्हाट द डे विल बी इन हॉलैंड इन दिस मंथ. कि वो कह रहे हैं कि एक डिस्प्यूट था, एक विवाद था. कन्वर्सेशन जिस टॉपिक पे चल रहा था, उस कन्वर्सेशन का विवाद क्या था कि मंथ का वो कौन सा व्हाट डे होगा, कौन सा दिन होगा. इट वाज देन इन हॉलैंड, हॉलैंड में कौन सा दिन होगा मंथ का. तो डिस्कशन वाज वेरी बोरिंग एंड रिपीटिटिव. एंड यहाँ पर वो डिस्प्यूट का कह रहे हैं कि वहाँ पर जो इंग्लैंड में कैलेंडर था, इंग्लैंड के कैलेंडर और हॉलैंड के कैलेंडर डिफरेंट थे. डिस्प्यूट का कारण ये था कि इंग्लैंड के कैलेंडर और हॉलैंड के कैलेंडर की जो डेट्स थी
उसमें कुछ डिफरेंसेस थे। इस कारण वो कह रहे थे कि मंथ का फला फला डे जो है वो फला फला तारीख को कौन सा दिन होगा। पुल्ड हिज पाइप आउट ऑफ हिज माउथ एंड क्राइड। जॉफ्री ने अपने मुंह से, जो कि हुक्का पी रहे थे, उसको निकाला और बोले, व्हाट डज द स्कॉलर से टू इट। इस डिस्प्यूट के बारे में कि मंथ के इस तारीख को हॉलैंड में कौन सा दिन होगा, ये जो विवाद है, इस डिस्प्यूट के बारे में मेरा मीन्स सर रिचर्ड स्टील का क्या राय है। तो उन्होंने कहा, व्हाट डज द स्कॉलर से टू इट। स्कॉलर इसके बारे में क्या कहते हैं, स्कॉलर की क्या राय है, मतलब मेरे से जानना चाहते थे कि मैं इसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ। आवर क्लब मीट्स प्रिसाइजली एट 6 o'clock इन द इवनिंग। नाउ ही इज़ टेलिंग द टाइम कि हम लोग कितने बजे अपने क्लब में मिलने के लिए जाते थे। तो कह रहे हैं हमारा क्लब 6 o'clock इवनिंग में खुलता था। हम सब लोग 6 o'clock शाम को जा कर के मिलते थे। बट आई डिडंट कम लास्ट नाइट टिल हाफ एन आवर आफ्टर 7। आफ्टर 7 हाफ एन आवर मीन्स 7:30। लेकिन कल ऐसा हुआ, लास्ट नाइट ऐसा हुआ कि मैं 7:30 तक नहीं पहुंचा। हमारे क्लब के 4 जो मेंबर्स थे और नेफ्यू था, वो पांचों लोग क्लब में अपने राइट एग्जैक्ट 6 o'clock पहुंच गए थे। कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया था, बट मैं लास्ट नाइट 7:30 तक वहाँ नहीं पहुँचा था। बाई विच मीन्स आई एस्केप द बैटल ऑफ नेस्बाय। कह रहे हैं इसका तात्पर्य ये था कि मैं जो वो नेस्बाय के बैटल के बारे में बताते थे, विच द मेजर यूजुअली बिगिनस एट अबाउट 3/4 आफ्टर 6। तो कह रहे हैं 6 के बाद 3/4 मीन्स 1/4 इज़ 15 minutes, सो 3/4 मीन्स 45। तो 6:45 तक जो मेजर साहब ने नेस्बे के बैटल के बारे में बातचीत करते थे, चर्चा की उन्होंने, वो मैंने इस्केप कर दिया, मैं बच गया। एज यू नो कि जब ये एज हो जाती है वृद्धावस्था में, आफ्टर रिटायरमेंट, ये लोग अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में चर्चा ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे ही ये जो क्लब के मेंबर्स थे, वो मेजर साहब थे, तो वो हमेशा डेली किसी न किसी बैटल को लेकर के चर्चाएं करते थे। तो उस दिन नेस्बाई का बैटल के बारे में चर्चा उन्होंने की थी, जो 6:45 तक चली थी, 45 मिनट चली थी, और जिसको मैंने स्केप कर दिया क्योंकि मैं 7:30 लेट गया था। आई फाउंड आल्सो दैट माई गुड फ्रेंड, जो बेंचर, जो लॉयर थे, जो वकील साहब थे, हैड ऑलरेडी स्पेंड 3 of its डिसेस आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कपलेट्स, दोहे, वर्जन्स। वो अपने वर्सेस, अपने जो दोहे थे, अपनी कन्वर्सेशन में कम से कम डेली 10 डिसेस को यूज कर लेते थे। तो ऑलरेडी जो बेंचर साहब थे, लॉयर साहब थे, वो 3 डिसेस को यूज कर चुके थे कन्वर्सेशन में। एंड ओनली वेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू हियर अ सरमन स्पोकन अप। और अब वो इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा अवसर आए जिस अवसर पर सरमन मीन्स ये चर्च के उपदेश, स्पिरिचुअल जो धर्म के बारे में चर्चा होती है, प्रीचेज रिलेटेड टू रिलीजन, ये क्रिश्चियंस लोग सरमन, क्रिश्चियंस में धर्म के उपदेश को सरमन कहते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे थे। दैट ही माइट इंट्रोड्यूस द कपलेट वेयर अ स्टिक राइम ऑफ एक्लेसियास्टिक। तो यहाँ एक्लेसियास्टिक रिलेटेड टू चर्च, इसमें चर्च से रिलेटेड वो कह रहे हैं कि अब कुछ ऐसी तुकबंदी राइम वाले कपलेट्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये बेंचर साहब ने, जो कि इन्होंने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए अपने जो एक्लेसियास्टिक रिलेटेड टू चर्च कुछ राइम्स कि उसमें धर्म के उपदेशों की चर्चा शुरू की। एंड देयरफॉर इन रिचुअल फॉर इज काइंडनेस एंड टू सेट द कन्वर्सेशन गोइंग, और जैसा कि रिचुअल्स थे काइंडनेस शो करते हुए, मैं जैसे ही पहुंचा तो कन्वर्सेशन आगे चलता,
उससे पहले आई टुक द बेस्ट ओकेजन आई कुड टू पुट हिम अपॉन द टेलिंग अस द स्टोरी ऑफ ओल्ड गैंगलेट। यहाँ गैंगलेट गेम कॉक है जो मुर्गों की लड़ाई होती है, तो कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर मुर्गों की लड़ाई की स्टोरी स्टार्ट हो गई, विच ही ऑलवेज डज विद द वेरी पर्टिकुलर कंसर्न, और जो उसे हमेशा, ऑलवेज मीन्स डेली, उसी पर पर्टिकुलर कंसर्न पर वो लोग चर्चा करते थे। उनका जो कन्वर्सेशन था वो रिपीटेटिव होता था। एंड ही ट्रेस्ड अप हिज डिसेंट्स मीन्स जो एंसेस्टर्स, उस पर्टिकुलर गैंगलेट के जो डिसेंट थे, जो वंशज थे, जो पूर्वज थे, अब बोथ साइड्स फॉर सेवरल जनरेशंस उन्होंने ट्रेस्ड किया, उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने वर्णन किया कि जो गैंगलेट था, जो मुर्गे की लड़ाई होती थी, उसमें उस मुर्गे के पूर्वज की चर्चा उन्होंने की कि उनके बोथ साइड्स, पैटर्नल मतलब फादर साइड के कितने लोग थे, मदर साइड्स के कितने लोग थे, और इतना ही नहीं, और बहुत सारी जनरेशन्स के बारे में, उस मुर्गे की बहुत सारी जनरेशन्स के बारे में उन लोगों ने इस तरह की बोरिंग चर्चा शुरू की। एंड डिस्क्राइबिंग हिज डाइट, नॉट ओनली बोथ साइड्स ऑफ सेवरल जनरेशन्स, बट he has described about the diet of that gaglet and the manner of the behavior and with his several battles। और इतना ही नहीं, उसने कितने कितने बैटल्स लड़े थे उस मुर्गे ने, उसके बारे में भी उन्होंने आपस में वहाँ चर्चा करना शुरू कर दिया। एंड पर्टिकुलरली दैट इन विच ही फेल, और पर्टिकुलरली वो बैटल के बारे में भी बताया कि जिस बैटल में वो असफल रहा था। दिस गैंगलेट वॉज अ गेम कॉक, जैसा कि हमने बताया ये गैंगलेट एक गेम कॉक था, मुर्गों की लड़ाई से संबंधित था। अपॉन हुज हेड ऑफ द नाइट इन हिज यूथ हैड ओन 500 पाउंड्स, जिसमें कह रहा है कि जो हेड ऑफ नाइट था उसने अपनी यंग अवस्था में जो इस गेम कॉक को लड़ा, जिसमें उसको 500 पाउंड्स उसने जीते, एंड लास्ट 2000, और 2000 पाउंड्स हारे। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैंगलेट था गेम कॉक, ये नाइट के लिए सफल साबित नहीं हुआ। तो इस तरह की स्टोरीज के बारे में वो लोग चर्चा किया करते थे जिसकी कोई इतनी मीनिंग नहीं होती थी। दिस नेचुरली सेट द मेजर अपॉन द अकाउंट ऑफ एजिल फाइट। अब कह रहे हैं कि इस तरह से नेचुरली वो एजिल फाइट सिविल वॉर से रिलेटेड है कि वो मेजर ने और एक एजिल फाइट के बारे में डिस्क्राइब किया, अकाउंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिस्क्रिप्शन दिया, एंड एंडेड इन ए ड्वेल ऑफ जैक ऑगल। जैसा कि हमने बताया था, जैक ऑगल के बारे में हम पहले ही कल चर्चा कर चुके हैं। आपको पैसे के लिए जो गेम खेलने वाले लोग होते थे, उस पर जा कर के उनकी चर्चा डेली वहाँ पर ख़त्म होती थी। तो इस तरह का कन्वर्सेशन इनके बीच पे चलता था। यस, दिस गैंगलेट वॉज गेम कॉक, ये हमने अभी आपको बता दिया, ड्वेल ऑफ जैक गॉगल। ओल्ड रेप्टाइल वॉज एक्सट्रीमली अटेंटिव टू ऑल दैट वॉज सेड। अब जो एक मेंबर था इनके क्लब का, एक उसमें से ओल्ड रेप्टाइल था जो बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहता था, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस होकर के सुनता था जो कुछ वहाँ पर कन्वर्सेशन डेली किया जाता था। दो इट वॉज द सेम हैड हर्ड एवरी नाइट फॉर दिस 20 ईयर्स, हालांकि कोई नई चीज़ नहीं थी। ये 20 साल से डेली रात को 6 o'clock से 10 o'clock तक शाम का जो इनका क्लब मेंबर्स की मीटिंग होती थी, उसमें इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कन्वर्सेशन होता था। एंड अपॉन ऑल ओकेजन्स विंक्ड अपॉन हिज नेफ्यू, और हर ओकेजन्स मीन्स हर इवेंट पे, हर चर्चा के विषय में ओल्ड रेप्टाइल अपनी नेफ्यू को विंक करते हुए, आँख मारते हुए, मीन्स संकेत करते हुए वो कहता था टू माइंड व्हाट पास्ट, कि टू माइंड मीन्स बी अटेंटिव, लिसन, ध्यान से सुनो जो कुछ यहाँ पर हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं। दिस मैनी सफाइज टू गिव द वर्ल्ड टेस्ट ऑफ आवर इनोसेंट कन्वर्सेशन।
तो इस तरह से जो हमारा इनोसेंट रिपीटेटिव बोरिंग कन्वर्सेशन था, ये कन्वर्सेशन सफिशिएंट था। सफाइस मीन्स सफिशिएंट था किसके लिए? हम रीडर्स के लिए, कि हम रीडर्स वर्ल्ड ऑफ टेस्ट, इस दुनिया के बारे में, दुनिया के वास्तविक नॉलेज को प्राप्त करने के लिए रिचर्ड स्टील जो हमको बताना चाहते हैं, इतना इनोसेंट कन्वर्सेशन सफिशिएंट था। विच वी स्पेन आउट टिल अबाउट 10 ऑफ द क्लॉक, जिसे स्पन मीन्स स्पिन का है, स्पन बुनते थे, जिसे हम पांचों मेंबर्स 10 बजे तक कन्वर्सेशन करते थे। When my maid came with the lantern to light me home, और 10 बजे 10 o'clock मेरी मेड मुझे लेने के लिए लॉन्टर्न ले करके, रोशनी दिखाने के लिए कि अब वापस घर चलो। 10 बजे तक हम लोग, लॉन्टर्न है ये LANTERN, स्पेलिंग इज़ रॉन्ग, तो लॉन्टर्न ले करके हमको 10 बजे आती थी। तब तक टिल 10 o'clock, जब तक मेड नहीं आती थी, वी वर busy in the conversation in the same topic. I could not be reflect with myself as I was going out upon the talkative humor of old men. कह रहा है कि I couldn't, मैं नहीं कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने अपने बारे में रिफ्लेक्शन डाला कि मैं बहुत ज़्यादा शायद टॉकेटिव हूँ, या हम ये वृद्ध लोग, ये जो मेंबर्स थे, ये हमेशा टॉकेटिव बतियाते रहते थे, बातें करते रहते थे, गप लगाते रहते थे, जिसका कि कोई मीनिंग नहीं था। इट इज़ ओनली ह्यूमर ऑफ ओल्ड मैन, ये ओल्ड मैन का ह्यूमर था। ओल्ड मैन अपने टाइम को पास करने के लिए अपनी लाइफ की जो इवेंट्स थी, एक्सपीरियंसेस थे, और जो इन्होंने सीखा था, वो सेटायर वे में शाम को बैठ कर के बातें करते थे। एंड द लिटिल फिगर विच दैट पार्ट ऑफ लाइफ मेक्स इन वन हु कैन नॉट एम्प्लॉय दिस नेचुरली प्रोपेंसिटी इन डिस्कर्सेस विच वुड मेक हिम वनरेबल। यहाँ बहुत अच्छी लाइन है और लेखक बहुत कुछ कहना चाहता है हम यंग गाइज के लिए, कि जो प्रोपेंसिटी मतलब इंटरेस्ट, वनरेबल मतलब यहाँ पर रिस्पेक्ट है, कि लिटिल फिगर, हमारा जो शरीर है, हम जो मानव हैं, पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे जो जीवन का हिस्सा है, मेक्स इन वन, जो हम अपने जीवन का पार्ट बनाते हैं, वो कैन नॉट एम्प्लॉय, जिसे हम यूज नहीं करते, एम्प्लॉय मतलब यूज नहीं कर सकते, दिस नेचुरल प्रोपेंसिटी, नेचुरल इंटरेस्ट के साथ हम उसको यूज नहीं कर सकते, इन डिस्कोर्सेस इन विच वुड मेक हिम वनरेबल। वो कहना ये चाहता है, वनरेबल मीन्स जो उसको रिस्पेक्ट दे। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, अगर हम ज्ञान को बढ़ाते नहीं हैं, हम उसको नॉलेज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो हमें रिस्पेक्ट, एज आने के बाद हमारी बात कोई नहीं सुनता, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एज एज हमें अपनी बनावटी स्टोरीज़ नहीं, इमेजिनरी टॉकिंग्स नहीं, बल्कि इंस्पिरेटिव और रिस्पेक्टफुली, जिससे कि यंग हमारी बातों को बैठ करके सुने और अपने लाइफ को वो इन्हेंस करे, ऑल राउंड प्रोफिशिएंसीज उसमें डेवलप हो सके। आई मस्ट ओन, वो कॉम्पिटेंसीज हमें होनी चाहिए। इट मेक्स मी एवरी मेलनकली इन कंपनी, और वो कॉम्पिटेंसीज, वो क्वालिटीज़ हमारी कंपनी का जो मेलनकली है, जो सैडनेस है, वो दूर करने में सहायक होंगी। व्हेन आई हियर ए यंग मैन बिगिन ए स्टोरी, जब हम किसी यंग मैन की स्टोरी सुनते हैं, अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक हमने ये देखा
कि यहाँ पर रिचर्ड स्टील ये कहना चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बात कोई सुने तो हमारे बातों में हमारे सिर्फ एक्सपीरियंसेस हों जो कि नेचुरल वर्ल्ड को टच करते हुए हों, वर्ल्ड का वास्तविक टेस्ट, बिहेवियरल नॉलेज हो, और जिससे कि आने वाली जनरेशन उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सके। सिर्फ हम अपनी एक्सपीरियंसेस या हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये देखा, ऐसे ही चर्चा का विषय नहीं चुनना चाहिए। सो नेक्स्ट आई विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।